चलिए अब विषय को बदलते हैं और दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड सीईओ कैपिटल माइन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तो थैंक यू सो मतलब 100 का ऑलमोस्ट कूट देख ही चुके हैं। मतलब आप जब लास्ट टाइम हमारे साथ इस गुफ्तगू में थे तो कहाँ 66-65 की ट्रैजेक्टरी। इस वॉर ने पूरे के पूरे डायनेमिक्स चेंज कर दिए मात्र एक हफ्ते के अगर आप देखें अंतराल में। और मेरे ख्याल से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था दीपक जी कि ये वॉर इतना लंबा चलेगी, ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। और खुद वॉर का एक पार्ट ईरान वो कह रहा है कि जनाब लेट्स प्रिपेयर फॉर $200 पर बैरल। तो ये मार्केट जा किस तरफ रहा है? अभी हम कुछ देर पहले क्रूड डायनेमिक्स की बात कर रहे थे, आईए की सप्लाई आएगी, एक हफ्ते बाद आएगी, चाइना कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगले 1-1.5 हफ्ते कितने आपको फियरसम लग रहे हैं? पियर्सन लग तो रहा है जी। मैं सच कहूँ तो जब पहला दिन वॉर का था, मैंने एक ट्वीट डाला था, उसमें कहा था कि हम कह नहीं सकते कितना लास्ट करेगा। हमें ये लग रहा था रशिया और यूक्रेन के टाइम पे, जब 2022 में उनका वॉर चला था, इसी टाइम फ्रेम में फरवरी मार्च में, आई थिंक तब ये था कि 1-2 महीने चलेगा, उससे ज्यादा क्या चलेगा। अब देखिए 4 साल हो गए, वो अभी भी चल रहा है। और अब थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में रेलेगेट हो गया है कि अच्छा कोई नहीं, वो चल रहा है तो चल रहा है, कोई वर्ल्ड ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान ने एटलीस्ट ये पोजीशन लिया है कि आप हमारे साथ वॉर करोगे तो हम सबके साथ वॉर करेंगे। और वो एक तरह से उससे आई थिंक वो जो ऑयल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से काफी देशों को तकलीफ भी हुई है, सप्लाई में शॉर्टेज भी हुई है। जहाँ पे इंडिया में हमें एलपीजी की शॉर्टेज है थोड़ी सी। आई थिंक ये सारी चीजें टेम्पररी हैं और इवेंचुअली सप्लाई का जो रीडायरेक्शन है वो हो जाएगा एट सम लेवल। इस वॉर का मतलब अगर इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ये नहीं लगता कि ये वॉर हमेशा के लिए खत्म होगा। आई थिंक हॉस्टिलिटीज हमेशा बनी रहेंगी उस वक्त, बट उस जगह पे। पर इवेंचुअली वर्ल्ड अपने ऑयल का जो सप्लाई है वो चेंज कर देगी। अपने इंडिया का भी जो सप्लाई है अभी जो नहीं आ रहा है वो आई थिंक इवेंचुअली आ जाएगी। अब शायद बीच में हमें 100, 120, 150 का भी ऑयल अगर देखना पड़े तो हम शायद देख सकते हैं 1-2 दिन में। लेकिन इवेंचुअली ऑयल सप्लाई विल नॉर्मलाइज। लेकिन ये जो वक्त है आई थिंक थोड़ा से पैनिक में ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक के प्राइसेस भी गिर रहे हैं। लेकिन जितने पैनिक से ऑयल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उतने पैनिक में और इंडिया के जो स्टॉक के प्राइसेस उतने नहीं चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि इवेंचुअली नॉर्मलाइजेशन होगा। हमने हर वॉर और हर कॉन्फ्लिक्ट में यही देखा है कि पहले पैनिक होता है और उसके 2-3-4 महीने बाद फिर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट अभी के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे ये बॉटम है या ये टॉप है ऑयल का। वो उसका आई थिंक नतीजा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इवेंचुअली मार्केट को देख के रिएक्ट करना पड़ेगा। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। आपने तो ओवरऑल ऑयल पर अपना व्यू रखा, लेकिन मेरा सवाल आपसे मार्केट को लेकर है। एमपी का डेटा आया, एसआईपी के नंबर्स भी कम हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि समझ नहीं आता टॉप क्या है बॉटम क्या है। हम कहते हैं कि बाय द डिप्स, लेकिन डिप्स ही समझ नहीं आता। लेवल्स पे लेवल्स टूट रहे हैं मार्केट पे। तो करना क्या है इस मार्केट में? पैसे बचाना है या फिर पैसे लगाना है? अभी डिप्लॉय कर ले सारे पैसे या फिर निकाल कर हम कैश में बैठे? क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है सर इस मार्केट में? शायद जी मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं उल्टी तरफ से देखिए। आप अगर वो चीज करें कि अभी बेच दो सारा कुछ और फिर बाद में खरीदो, ये बाद में कब आएगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ से और 10% नीचे फिर आप खरीदोगे? फिर और अगर 10% नीचे गिरा फिर आप फिर परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे आप फिर फिर से बेचने का प्लान बनाओगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि इस चीज पे अभी बेचो और बाद में खरीदो, ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि बेच तो सकते हो लेकिन खरीदने का टाइम किसी को नहीं पता होता है। और आपको पता नहीं है कि क्या अगले हफ्ते ही खरीदना है। जैसे कोविड में हुआ कि 1 महीना ही डाउन हुआ था और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था। या फिर आप 6 महीने और वेट करो और फिर खरीदो। ये वाला
पार्ट ना मुझे यकीन है कि मैं बता सकता हूँ कि कॉन्फिडेंटली कि ये होगा, ना आई थिंक किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा इसमें कि एग्जैक्टली टाइमिंग क्या होगा। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपने अगर अभी तक जितना अपना इन्वेस्टमेंट प्लान था उसमें आपकी इक्विटी शायद थोड़ी सी कम हुई होगी, तो उसको अभी बढ़ाने का टाइम है ओवर अ पीरियड ऑफ से 6 to 8 months। ये नहीं कि आप इमीडिएटली सारा कुछ डाल दें, हमें भी पता नहीं है बॉटम का है। तो थोड़ा सा पैसा एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट, मैं कहता हूँ 3 से 12 मंथ के अंदर आपको वो जो इंक्रीज या फिर आपको अपने इक्विटी पोजीशन को वापस लाना है, वो उस वक्त पे लाना होगा। आप अगर स्टॉक्स पे कर रहे हो तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में और ज्यादा आएंगी और आई भी हैं, और उसमें आपको बस लॉन्ग टर्म में जो आपके स्टॉक्स अच्छी लगे, जो आपको लग रहा था कि आपने पहले नहीं खरीदी हो या फिर क्योंकि आपको लगा कि एक्सपेंसिव हो, तो उसमें अभी बिल्ड अप पोजीशन करने का टाइम है। वो भी आपको अभी इमीडिएटली नहीं करना है। आप यू टू डू, आई थिंक यू टू पेस इट ओवर 3 to 12 months। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि देखो, मैं म्यूचुअल फंड से आता हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, तो हम तो यही बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ही करना चाहिए। आपके लिक्विडिटी के हिसाब से करना चाहिए। आपको अगर पैसों की जरूरत अगले 6 महीने 8 महीने में हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपका 3 साल 5 साल के ऊपर आपका अगर टाइम फ्रेम हो, तो फिर आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट नाउ। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मेरे ख्याल से फंड डिप्लॉय करने के लिए दीपक जी वेल प्रिपेयर्ड हैं और वो अपने इन्वेस्टर्स को, दोस्तों को, सहयोगियों को प्रेरित कर रहे हैं। श्रेया, दीपक जी के सीधे हाथ की तरफ दीपक जी की लिखी हुई पुस्तक जो है ना, वो उसका ढेर लगा हुआ है। दीपक जी की डिस्पैच कर रहे हैं क्या आज? नहीं, वो उसमें मुझे साइन करने के लिए दिया गया था और मैं वो थोड़ा सा लेजी हूँ, मैंने साइन नहीं किया है, तो मैं साइन करके मुझे देने हैं किसी को, कुछ हमारे कस्टमर्स को। ओके, तो मैंने देख लिया यहाँ पे मेरे पे पूरा आउटपुट आता है ना, तो मैंने देख लिया था उसको। मैंने कहा अच्छा, छुपाना पड़ गया मेरी तरफ इस पुस्तक से मेरे को एक बात याद भी आ गई कि हर बेयर फेज में दीपक जी एक दो सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं उस पूरे फेज को बाइफर्केट करके डोमिनेट करने में। आपको याद होगा 2008 का वो पेन, मेरे ख्याल से सन फार्मा, हीरो मोटर कॉर्प। मैं उसी को लौटा के अगर आज देखूं तो आज जब मार्केट क्रैक हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी वॉलेटेड ऑल क्रिटिकल लेवल्स ऑन निफ्टी बैंक। पावर का आपके चलना, आप कोल को देखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देखिए, आप इवन कैपिटल गुड्स को देखिए, आप कैपिटल गुड्स एमएनसीज को देखिए, ये अच्छा कर रही हैं। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस थीम पर है? शायद मुझे इनमें से अलग थीम्स पे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। एक तो ये कि साफ पता लग गया कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपने डिफेंस, जो उन्होंने अपनी हमारी जो खुद की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो रिलेटिवली छोटी है। हम इंपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट्स ये अभी और जायज हो गया कि हमें अपने जो डिफेंस के जो प्रोडक्शन है वो अपने अंदर ही रखना चाहिए as much as possible. So I think defense oriented companies में I think there's going to be a long term bull rally over a period of time economically, क्योंकि उनको उनका बिजनेस बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी स्टॉक्स उनको खरीदो, क्योंकि वो कुछ स्टॉक्स एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, कुछ स्टॉक्स में उतना बढ़ावा नहीं आ सकता, बट वो सेक्टर देखना जरूरी है जहां पे आई थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी एटलीस्ट हमारे व्यू में वो कायम रहेगी थोड़ी देर के लिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेमीकंडक्टर्स और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इनके भी चांसेस इंक्रीज होंगे बढ़ने के। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखें तो इंडिया में ऑयल डिस्कवरीज जो है वो रिलेटिवली रिसेंट है, वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए। तो कुछ यहाँ पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं या फिर ऑयल कोर ऑयल कंपनीज हैं जिसमें क्रूड ऑयल का डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन होता है, उनमें आई थिंक और उनके सब्सिडरी इंडस्ट्रीज में उनमें आई थिंक नियर टर्म में एटलीस्ट 1 to 2 years दे विल बी मोर फोकस ऑन। इवेंचुअली इन्हीं सेक्टर से डाउनस्ट्रीम कंजम्पशन आता है। आई थिंक थोड़ी देर बाद कंजम्पशन भी आएगा, लेकिन अभी के लिए आई थिंक वक्त उतना अच्छा नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 or 4 months। तो
आई थिंक उनका भी वक्त आएगा जब आप उनको खरीदोगे। तो आई थिंक टाइम करके द सेक्टर्स कैन बी चोजन अप्रोप्रिएटली। लेकिन अभी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आई थिंक इवेंचुअली रीबिल्डिंग जहाँ पे मिडल ईस्ट में होगा, उस रीबिल्डिंग में काफ़ी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पार्टिसिपेट भी करेंगी। तो उसमें भी थोड़ा सा नियर टर्म 1 to 2 years में उनमें भी इन्वेस्टमेंट का मतलब आई थिंक ये रहता है एटलीस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि 1 to 2 years साइकिल के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स वहां से बढ़ेंगी। बट ये सेक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ऑटो और जो बाकी कंपनीज हैं और बाकी सेक्टर्स जो आपने बताया उसमें उतना इंटरेस्ट आज होना चाहिए। यू शुड थिंक ऑफ 1 साल बाद क्या होगा और उस दौरान कौन सी कंपनीज में मतलब सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। मुझे अभी भी लगता है डिफेंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती हैं। ओके दीपक जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आज जो इस मार्केट में पावर दिखा रहे हैं वो है पावर स्टॉक्स। एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया ने पिछले कुछ सालों से उतना कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये वक्त है, सही वक्त है यहाँ पर हाथ लगाना चाहिए? तो एक आई थिंक एक जरूरी चीज ये है कि ये जो कंपनीज जो पावर प्रोड्यूस करती हैं उनके सोर्सेज डिस्पैरेट होते हैं। मतलब जो फाइनेंस कंपनीज है वो अलग है, पर आई थिंक प्रोडक्शन वाली जैसे एनटीपीसी पावर जनरेशन है, उनमें उन्होंने 2 चीजें की। एक तो कोल का उनका प्लांट्स है, एंड देन दे हैव आल्सो गॉट फ्रॉम न्यूक्लियर विच आई थिंक दे शुड इम्प्रूव। ये वाले दिस विल डू वेल, बट इनके पीस हमेशा लो ही रहती हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो आप ज्यादा उनको एक्सपेंसिव बनाएंगे तो आई थिंक उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। लेकिन आई थिंक दिस आर वेरी स्टेबल कंपनीज, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इनमें काफ़ी स्टेबल ही है। कैपेसिटी के बारे में, कैपेक्स एक्सपेंशंस के बारे में अगर आप पूछें तो इन सारी कंपनीज ने थोड़ी सी की है एटलीस्ट द पावर सेक्टर में। एंड 5 years 6 years में आई थिंक इनकी कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन में ज़्यादा यूज होंगी, लेकिन इनका ग्रोथ स्लो ही होगा। तो इनको ज़्यादा आप अगर पी रेशियो देंगे देन आई थिंक देयर इज मोर स्कोप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। बट आज के दिन में आई थिंक कोई कंपनी अगर स्टेबल भी हो तो अच्छी ही दिखती है, लेकिन आपको ये नजरिया रखना पड़ेगा कि वो मतलब वो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज नहीं है। अच्छा दीपक जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ से। आई मीन कुछ चीज़ें बाजार के साथ कोलैप्स हो रही हैं, क्रूड सबके लिए कंसर्न है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट और उनके शीट्स ने जो निर्णय लिए उसके चलते ख़राब हो रही है। मैं जिस सेगमेंट पे जा रहा हूँ दैट्स आई मीन न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी, उसमें आप एटर्नल की मैनेजमेंट ने जो किया या फिर जो दीपेंद्र गोयल साहब वहाँ से मतलब वो जो छत्र छाया थी वो एटर्नल के पास नहीं है शायद, है ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एटर्नल पे। आप इन न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी को अपने फंड्स में कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त? तो इनमें कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है जरूर कि जो जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफी एक तो एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन में, लेकिन वो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा आना था। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि ग्रोथ उतना है, जो 40-50% आप अगर ग्रो कर रहे हो, तो उस हिसाब से आई थिंक एक्सपेंसिव प्राइसेस भी दिए जा सकते हैं अगर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो। आई थिंक टेम्पोररी ग्रोथ प्रेशर्स होंगी इन बिजनेसेस में। कुछ अगर रेस्टोरेंट में एग्रीगेटर्स वाली बिजनेस है, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स अभी के लिए आई थिंक उनमें तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि कमर्शियल गैस रोका गया है, तो कुछ में भी 1 महीने के लिए उनमें उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी मतलब थोड़ा ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये वाला जो सेगमेंट है या फिर क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, देन दे आर स्टिल इंटरेस्टिंग प्लेस। बट इनमें आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री अच्छी लगती है, आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, और अगर आपको इनमें जो ग्रोथ नजर आती है वो नजरिया आपका चेंज नहीं हुआ है कि ग्रोथ है इन द लॉन्ग टर्म। कुछ कंपनीज ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी दी है क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे आई थिंक नॉर्मली बाइंग इज आल्सो डिफिकल्ट। और कुछ जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ये भी है कि उनका लॉक इन अराउंड मई और जून के अंदर वो खत्म हो रहा है, लॉक
उनके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वाला लॉक इन, तो उसके बाद हमें पता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आएगी, तो हम थोड़ा सा उसके लिए वेट करेंगे कि वो आ जाए, प्राइस में वो स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर कोई वीसी को अगर किसी को बेचना ही है किसी भी प्राइस पे, तो वो फंडामेंटल्स देख के नहीं बेचते हैं, वो ऐसे ही बेच देते हैं। तो इसलिए प्राइस का कम होना अराउंड द लॉक इन ओपनिंग टाइम काफ़ी नॉर्मल है। तो उसके लिए उनके लिए वहाँ हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लॉक इन के बाद उनको एनालाइज करेंगे थोड़ी देर से। लेकिन ये ज़रूर है कि आप इनको राइट ऑफ ना करें, क्योंकि ऐसी कंपनीज उन्होंने बिहेवियर ही चेंज कर दिया है। कुछ इन कंपनीज की वजह से आपने शायद अपने किराना दुकान से आपने इतना सारा सामान नहीं लेना, आप नहीं ले रहे हो अभी, क्योंकि आपको 10 मिनट में उसी किराना दुकान से या उसके पास वाले दुकान से somebody is delivering to your house in 10 minutes। वो बिहेवियर चेंज लाना आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल टास्क, जितनी बड़ी कंट्री इंडिया है। तो इनको राइट ऑफ ना करें, आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके फंडामेंटल्स को देख के, उनके ग्रोथ को देख के एनालाइज करके उनको लिया जाए। बट सारी न्यू एज कंपनीज एक ही चीज़ नहीं करती हैं, और सारी न्यू एज कंपनीज एक तरह की नहीं होती हैं। तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्टिव ही होना पड़ेगा यहाँ पे। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय खुल के रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।